मेरा नाम कविता है। आपको मेरी कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। किस तरह परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर मेरी शादी मेरी खुद के भाई से करवा दी गई। वह भाई जिसे मैंने कभी बचपन में राखी बांधे थे, वह भाई जिसके साथ खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। आज जब मेरे सामने मेरा वही भाई मेरा दूल्हा बनकर खड़ा था, और जो आज रात मेरे साथ सुहाग रात मनाने वाला था, और अब मेरे साथ इससे ज्यादा बुरा क्या होने वाला था कि जबरदस्ती मुझे मेरे भाई की ही दुल्हन बनना पड़ा। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरी उम्र 20 साल हो रही है। मैं एक ऐसे गांव में रहती थी जहां पर मैंने देखा कि मर्द औरतों की कोई भी इज्जत नहीं करता है। आज मेरे साथ जो हो रहा था, मैं लाचार थी, मजबूर थी। आज मैं अपने भाई की दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई थी। अब मेरा भाई थोड़ी देर बाद कमरे में आने वाला था। मैं यह सोच सोच कर घबरा रही थी कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होगा। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं भाग जाती तो गांव वाले मुझे पकड़कर खत्म कर देते, और साथ ही साथ मेरे परिवार वालों को भी जान से हाथ धोना पड़ता। मेरी जिंदगी इतनी बुरी तरीके से फंस जाएगी यह मैं कभी सोचा नहीं था। मैं बहुत ही परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और इस वक्त मेरा भाई मोहन, जिसे कि मेरी शादी तय कर दी गई थी, वह कमरे में दाखिल हुआ। वह इतना खुश लग रहा था कि उसे मैं आज तक इतना खुश कभी देखी ही नहीं थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह क्या हरकत कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकती थी। लेकिन तुमने क्यों नहीं बोला? तुम तो इतना जवान हो। मैं तुम्हें बचपन से कितने अच्छे से तुम्हें खाना खिलाकर खिलाती पिलाती थी। कभी भी मैं तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी नहीं की। अधिक से अधिक मात्रा में तुम्हें दूध, दही, छाछ सभी चीज घर में रहता था और मैंने तुम्हें दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ यह करोगे। तुमने एक बार भी नहीं गांव वालों के सामने बोला कि मुझे अपनी बहन से शादी नहीं करनी है। अभी मैं उससे और बहुत कुछ कहने वाली थी, लेकिन वह बिना मेरी बातें सुने मेरे सामने आया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे कहने लगा, अब एक जरा मुंह से आवाज मत निकालना, और मुझे जो करना है करने दो। और फिर मेरे मुंह से केवल चीख निकलती रही, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे। हमारा गांव इतना पिछड़ा जाति का था कि यहाँ पर सरकार की किसी भी तरह की सुविधा का गांव वालों को फायदा नहीं मिलता था। हमारा गांव सरकार की लिस्ट में था ही नहीं। यहाँ के लोग सभी कुछ खुद ही करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते भी थे। ना ही इस गांव में कोई सरकारी आदमी आता था और ना ही किसी तरह का कोई टेंशन होता था। अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं था इधर कोई गांव भी है और इस गांव में कोई रहता भी है। जिंदगी की सारी सुख सुविधा इस गांव में मिल जाती थी और यहाँ पर काम भी मिल जाता था, इसलिए कोई गांव से बाहर जाता ही नहीं था। पढ़ाई करके भी क्या करना था, रहना तो उसे इस गांव में ही था, और पेट भरने के लिए इस गांव में बहुत सारा काम था जिसे करने से पैसे मिल ही जाते थे। मेहनत मजदूरी करके ही गांव वाले अच्छा कमा लेते थे और आराम से रह रहे थे। सभी चीज सही से चल रहा था, लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। वैसे तो हमारी इज्जत की सारी चीजें हमें गांव में मिल जाती थी। साफ पानी था, अच्छी जमीन थी, अनाज भी बहुत अधिक मात्रा में होता था। लेकिन एक साल हमारे गांव में बहुत ही बड़ा सूखा और अकाल पड़ गया। बहुत से लोग समय से पहले इस दुनिया से चले गए। सारी जमीनें बंजर हो गई। लोग अन्न पानी के लिए तरस गए। ऐसा लग रहा था कि जमीन ही जहरीली हो गई है। और यह सब करीब 25 साल चला और फिर अचानक धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। पानी बरसा, बाढ़ भी आई। अब चारों तरफ हरियाली ही आ गई थी और हमारा गांव पहले की तरह ही खुशहाल होने लगा था। लेकिन उसी समय अचानक से एक दिन एक बहुत बड़े बाबा इस गांव में आए, जिसने अपने आप को सिद्ध पुरुष बताया। फिर उन्होंने बताया, अभी तक आप लोगों ने जो कष्ट झेला है, इस गांव में जो बर्बादी देखी है, वह सब इसी गांव वाले के कारण हुआ है और इसका जिम्मेदार आप सभी गांव वाले ही है। आप लोगों के यहाँ कोई गलती की है जिसकी वजह से यह सब हुआ था। आगे फिर ऐसा कभी ना हो, इसलिए इन गांव के प्रत्येक आदमी औरतों के तरीके से रहना पड़ेगा। जैसे कि लड़कियों की शादी 16 साल पूरे होते होते कर देना है। इस गांव की लड़कियों की शादी भी इसी गांव के लड़के के साथ करनी है।
बाहर के किसी भी लड़कों के साथ इस गांव की लड़कियों की शादी भूल से भी नहीं करनी है। अगर 16 साल के अंदर लड़कियों की शादी हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर से इस गांव को वह सब देखना पड़ेगा और फिर इस तरह सूखा और अकाल पड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोगों ने पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था और अब फिर इस तरह का घटना इस गांव में ना घटे, इसलिए सभी लोगों सुध पुरुष के बाबा की बातों को मानने लगे। फिर न जाने कितने बरस बीत गए और यह एक परंपरा बन गई। आज यह परंपरा बने हुए पूरे 25 साल हो गए थे और फिर गांव वालों को कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। अब हमारे गांव में लड़कियों के 16 साल पूरे होने से पहले ही गांव के ही लड़कों के साथ शादी कर दी जाती थी। अब सब सही चल रहा था। यह सब बातें मैंने अपनी दादी के मुंह से सुनी थी और फिर इस काल के दिनों में ही मैं पैदा हुई थी और फिर इस गांव ने एक अच्छा वक्त भी देखा। अब सरकार को भी पता चल गया कि यहाँ गांव भी है, लेकिन पता चलना न चलना बराबर था, क्योंकि अब इस गांव में बहुत ही अजीबोगरीब कानून बन गए थे और सभी गांव वालों को वह कानून मानना पड़ता था। अब इस गांव में जब कोई लड़की जवान होती तो वह बिल्कुल परेशान हो जाती थी, क्योंकि उसे पता होता था कि 16 साल पूरा होते उसकी शादी करवा दी जाएगी। और यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई करने का भी ऐसा कोई रिवाज नहीं था। चाहे कोई लड़का हो या लड़की, किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता था। शादी से पहले उनको कोई काम सिखा दिया जाता था ताकि वो अपना काम कर सके और अपना गुजारा कर सके। लेकिन अब एक बात थोड़ा बहुत अच्छी थी, गांव के आदमी बाहर शहर कभी किसी काम के लिए चले जाते थे। मेरे पापा ने भी गांव वालों को झूठ बोलकर मुझे गांव से बाहर भेजा था पढ़ाई करवाने के लिए। जब गांव वाले पूछते थे कि आपकी लड़की कहाँ गई है, तब पापा कहते थे वह बीमार है, उसे अस्पताल में डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाता हूँ। कभी कहते थे कि रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। इसी तरह मैंने एक साथ दो दो क्लासेस करके 10वीं तक पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अपने 12वीं की इम्तिहान भी देने वाली थी। मैं घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, परंतु अपनी सारी किताबें छुपा कर रखती थी। किसी को पता नहीं था कि मैं 10वीं पास कर ली हूँ। यह बात केवल मैं और मेरे पापा ही जानते थे। पापा हमेशा मुझसे कहते थे, तू पढ़ लिख जाएगी तो अच्छी जिंदगी जी पाएगी, नहीं तो हमारी तरह ही इस गांव में रह जाएगी और यहाँ पर ही मर जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बने। लेकिन अभी 1 महीना पहले ही मेरे पापा का देहांत हो गया और उनके आंखों में मेरे लिए जो सपना था वो मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था क्योंकि अभी बहुत समय पड़ा था और इससे पहले ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। वो जब मुझे शहर लेकर पढ़ाने के लिए जाते थे, वहीं पर मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मुझे मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता था और एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाता था, जिसके कारण मैं एक साल में दो दो क्लासेस पढ़ पाई थी। वह कहता था कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि तुम लोगों को फायदा हो जाए। वह हमारे गांव भी आना चाहता था और हमारे गांव पर बहुत बड़ी फिल्म भी बनाना चाहता था। वह हमारे गांव के ऊपर कुछ लिखना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ कोई भी आने नहीं देता था। उसका नाम विशाल था। मैं उसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी थी और वह भी मुझसे बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन मैंने उसे यह भी कहा था कि आसान नहीं है अपने इस प्यार के मंजिल तक पहुंचना। लेकिन मैंने उसे यह भी कहा था कि इस बात को अपने दिल में रखना, क्योंकि अगर यह बात किसी को भी पता चल गई तो कभी भी हम दोनों मिल नहीं सकेंगे और अगर गांव वालों को भनक भी लग गई, वह लोग मुझे जिंदा दफना देंगे। पापा चिंता थे तो मुझे कोई न कोई बहाना करके शहर ले जाते थे, लेकिन अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक मेरा छोटा भाई था जो कि मेरे ही बराबर था। अब मैं 16 साल की होने वाली थी, कुछ समय ही बाकी थे। मेरे 16 साल पूरे होने में अब मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वह मुझसे कहती थी कि तुम्हारी उम्र की कोई भी लड़का इस गांव में नहीं बचा है जिससे कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। संजोग से उसके जोड़ी का लड़का गांव में मिल गया था और उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। अब मेरी शादी किससे होती, यह सोचकर मेरी माँ बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वैसे भी हमारे गांव में लड़कियों की शादी करवाई नहीं जाती थी, बल्कि उसे जबरदस्ती 16 साल पूरा होने से पहले ही किसी लड़के के साथ बांध दिया जाता था। यहाँ पर शादी इसलिए नहीं करवाई जाती थी कि लड़के और लड़की खुश रहे, बल्कि इसलिए करवाई जाती थी कि बस जल्दी जल्दी शादी हो जाए, नहीं तो गांव वालों पर कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी, इसलिए यहाँ शादी करवाई जाती थी। लेकिन अब मेरी शादी किसके साथ होती, क्योंकि मेरी जोड़ी का लड़का अब इस गाँव में कोई था ही नहीं। क्योंकि यहाँ से अब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग भाग भी गए थे।
बहुत लोगों को भागने में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन बहुत सारे लोग भागने में सफल भी हुए थे। जिन्हें कामयाबी नहीं मिली थी उन लोगों को अपनी जिंदगी की बड़ी चढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि जो इस गांव का करता धरता था वह बहुत ही ज्यादा जालिम आदमी था। उसका नाम बलवीर था। उसका पहला नाम क्या था कोई भी नहीं जानता था। सब उसे बलवीर साहब कहते थे। और आज उसने मेरी माँ को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी 3 महीने बाद 16 साल की होने वाली है, लेकिन इस बार उसके जोड़ी का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अब हमारे लिए वह आफत बन गई है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो इस गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए अब उसकी शादी छोटे बच्चों से ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब उसकी उम्र का कोई मर्द इस गांव में नहीं बचा है। सबकी शादियां हो चुकी है। अब तुम ही बताओ क्या करना है। अब बस तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या तो उसकी शादी करवा दी जाए या फिर तुम्हारी बेटी को इस दुनिया से भेजना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद मेरी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो रोने लगी और फिर कहने लगी, इन सब में मेरी बेटी का क्या कसूर है। अगर उसके जोड़े का कोई मर्द इस गांव में नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है। ये तो बहुत गलत बात है। आप इस कारण से मेरी बेटी को इस दुनिया से भेज देंगे। उन्होंने कहा, गलती तो पूरे गांव की भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से अगर पूरे गांव पर कोई आपत्ति आ गई तो क्या तुम्हारी बेटी सबको बचाती फिरेगी। अब तुम्हें खुद ही सोचना होगा अब क्या करना है। तुम्हारे पास मात्र 3 दिन का वक्त है। हमें सोचकर बता दो। अगर कोई हल नहीं निकला तो फिर अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाकी तुम फिक्र करो। और फिर जब मेरी माँ वापस आई तो घर के अंदर पांव रखते ही बेहोश हो गई। माँ को बेहोश होता देख मैं दौड़ के माँ के पास आई और उनके मुंह पर मैंने पानी का छींटा मारा। फिर मेरी माँ को होश आया और जब उसने हम लोगों को यह बात बताई तो सभी लोग परेशान हो गए। मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी कि ना जाने अब क्या होगा। मेरी बेटी तुझे इस दुनिया से जाना होगा और तू कमला की तरह कुर्बान हो जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी थी। मेरे गांव का एक लड़की कमला थी जिसकी शादी की उम्र 16 साल से ऊपर हो गई थी और उसके जोड़े का कोई लड़का जब गांव में नहीं मिला तब उसे आदमी ने बलवीर ने उसे गायब करवा दिया। 2 महीने तक उसके परिवार वाले उसे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे और सोचते रहे ना जाने उसकी बेटी कहाँ चली गई। लेकिन फिर 2 महीने के बाद उसके घर वालों को बता दिया गया कि गांव की भलाई के लिए ही उसकी बेटी की कुर्बानी ली गई है। और फिर उसके बाद कमला के पिताजी एकदम से पागल हो गए और अभी तक गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं और कहते फिरते हैं कि मेरी बेटी यहीं पर है, यहीं पर है। और आज 12 साल के बाद यह मुसीबत हमारे घर पे नाचने लगी थी। हम लोग हैरान थे कि अब क्या करें। घर में मेरा एक भाई था जो मेरी उम्र का था। तो मेरे पड़ोस की एक औरत कहने लगी, अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो इसकी शादी इसके भाई से करवा दो। मेरा भाई का नाम मोहन था। माँ कहने लगी, यह कैसी बातें कर रही हो। फिर वह कहने लगी, अगर शादी हो जाएगी तब इस गांव में विपत्ति नहीं आएगी और तुम्हारी बेटी की जान भी बच जाएगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो ना जाने फिर क्या होगा। तुम्हें तो यहाँ का कानून पता ही है। बलवीर तुम्हारी बेटी को जान से मरवा देगा, क्योंकि उसे सिर्फ गांव वालों की फिक्र है। मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब वह कुछ भी करने को तैयार थी। एक माँ अपनी संतान की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह हाथ पर हाथ धर रख कर बैठ जाए। लेकिन जब मैंने यह सुना तो मैंने कहा कि मैं कभी मोहन से शादी नहीं करूंगी। वह तो मेरा भाई है, मैं उसे शादी कैसे कर सकती हूँ। यह सब क्या हो रहा है। इससे अच्छा है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। मेरी वजह से किसी पर कोई विपत्ति ना आए। अब मेरे घर में बहुत ही लड़ाई झगड़ा होने लगा था, क्योंकि अब हमारे घर में बहुत बड़ा तूफान आ गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। फिर मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, तू चुप कर, मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुम्हारी जान बचाना है और इसके लिए तुम्हें मोहन से शादी करनी ही पड़ेगी। यह सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था और अब मैं चुपचाप से अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ बलवीर से बात करने के लिए जा रही है। मुझे उसे रोकना था, मैं उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन ना जाने वह कब से घर से निकल कर चली गई। मुझे पता ही नहीं चला।
मैं माँ को बताना चाहती थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बात सुनने वाला अब यहाँ पर कोई नहीं था। एक मेरे पापा ही थे जो मेरी बात समझते थे, लेकिन भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया था। मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर लाचार महसूस कर रही थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इस गांव में यह भी एक उसूल था, अगर कोई लड़की गांव से भागने की कोशिश करती तो उसके सारे घर वालों की जिंदगी को खत्म कर दिया जाता था। नहीं नहीं, मैं यह भी नहीं कर सकती थी। अगर कोई लड़की जानबूझकर आत्महत्या करने की कोशिश करती तो उसके घर वालों को भी घर से बाहर निकालकर उसके सर के बालों को साफ कर दिया जाता था और उन्हें गांव की गलियों में छोड़ दिया जाता था। यानी मैं कुछ भी करती तो मेरे घर वालों पर मुसीबत आ जाती, और अगर अपने भाई से शादी कर लेती तो फिर सारी मुसीबत सिर्फ मुझ पर ही आता। लेकिन फिर भी यह सब नहीं करना चाहती थी, आखिरी सांस तक भी नहीं करना चाहती थी। पर मेरी माँ वहां से चली गई। उस आदमी ने न जाने मेरी माँ से क्या बात की। जब जब वह वापस आई तो चुप चुप थी। मैंने कहा, बताओ तो सही क्या हुआ। क्या उसने कहा। फिर माँ बोली, तू बस अपनी शादी की तैयारी कर। इस बात के लिए वह मान गया है क्योंकि वह यही चाहता है कि लड़की की शादी होना जरूरी है। यह कहीं नहीं लिखा है कि किससे उसकी शादी करवा रहे हैं, बस शादी के बारे में बताया गया है। तुम क्या चाहती हो कि तेरी वजह से सारे गांव वालों पर कोई मुसीबत आए। यह सुनना था कि मैं बोली, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन किसने इजाजत दिया है आप मुझे कुर्बान करें। मेरी माँ ने कहा कि मैं तेरी और कोई बात नहीं सुनूंगी, तू चुप कर, मैं मोहन को मना लूंगी। इससे पहले कि माँ मोहन के पास जाती, मैं खुद ही अपने भाई मोहन के पास चली गई। मैंने उससे कहा, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल तो नहीं हो तुम जो शादी करोगे मुझसे। वह मुझसे कुछ बोल नहीं रहा था, मुझे उसकी खामोशी से डर लग रहा था। फिर मैंने उसे कहा, तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे बार बार बोलने पर वह बस इतना ही बोला, मैं वही करूंगा जो माँ मुझसे बोलेगी। अब मैं अपनी आने वाली मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। मेरी माँ तो चाहती ही थी कि मोहन की शादी मुझसे हो जाए। इसका मतलब यह था कि मोहन की तरफ से इस शादी के लिए हाँ था। मैं क्या करती, मुझे विशाल को किसी भी तरह फोन करना था और उसे इस सब के बारे में बताना था। लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं थे, क्योंकि हमारे गांव में जवान लड़कियों को फोन रखने की इजाजत नहीं होती थी। मेरे पापा के पास फोन रहते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद माँ ने उस फोन को बेच दिया था, क्योंकि मेरी माँ को तो फोन चलाने आता ही नहीं था। और जब मैं उनसे वह फोन मांगा तब उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा था कि तुझे फोन देकर हम लोग अपने सर मुसीबत नहीं लेंगे। इसलिए वह फोन भी जा चुका था और अब मैं बहुत परेशान थी। अब मेरे पास भगवान को प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, किसी भी तरह मुझे बचा ले और विशाल को यहाँ पर भेज दे। लेकिन वह कैसे आता। जब मेरी आखिरी दफा उससे बात हुई थी तो वह खुद बहुत ज्यादा परेशान था। वह मुझसे बोल रहा था कि अभी मैं एक जगह पे नौकरी की बात की हूँ और जैसे ही मेरी नौकरी पक्की हो जाती है मैं तुम्हें लेने आऊंगा और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे गांव से भगाना ही क्यों ना पड़े। उसने मुझे यह भी कहा था कि तुम्हारे पापा को हम दोनों के बारे में सब पता है और उन्होंने इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी थी। और वो यह भी बोले थे कि समय आने पर वो हम लोगों का साथ देते, लेकिन भगवान ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया था। अब कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। हे भगवान, मेरी मदद करने के लिए किसी को तो भेज दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी शादी की तारीख रख दी गई थी। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया था, सोचने समझने की शक्ति कहीं खो गई थी। शादी के दिन मैं एक जिंदा लाश बनकर बैठी थी। औरतें लोग मुझे पकड़कर खड़ा करती थी, पकड़ पकड़ कर किसी तरह मुझे फेर करवाए गए, मेरे गलों में माला डलवाए गए। फिर मेरे भाई मोहन से किसी ने जबरदस्ती मेरी मांग में सिंदूर लगवा दिया, क्या और मंगलसूत्र पहनवा दिया। यह सब कुछ कैसे हुआ होता मुझे याद भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और जब कोई इंसान किसी सदमे में चला जाता है तो फिर उसकी हालत ऐसी ही होती है। मुझे अभी सिर्फ मेरा प्यार विशाल का ख्याल आ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो शादी हो चुकी थी। शादी की रात में अपने कमरे में ही बैठी थी, क्योंकि मुझे इसी घर में रहना था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ कमरे में आई तो कहने लगी, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मैंने पत्थर आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मोहन मर गया।
मेरी माँ यह सुनते ही मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, जो तूने अपने मुंह से इस तरह का कोई घटिया शब्द निकाला, वह अब तेरा पति है। तू अपने सुहाग को मारने की प्रार्थना कर रही है। मैंने कहा कि सुहाग नहीं, वह मेरा भाई है। लेकिन माँ बोलने लगी, अपना मुंह बंद रख, वह अब तेरा पति है। यह बात तो इतना जल्दी समझ जाएगी उतना अच्छा रहेगा। मैं यह खुशखबरी लेकर आई हूँ कि बलबीर बहुत ही खुश हुआ तुम्हारे इस फैसले से, इसलिए उसने तुम्हें सोने का सेट गिफ्ट के रूप में दिया है। आखिर तुमने इस गांव पर आने वाली मुसीबतों को बचा लिया है। और फिर माँ वह सोने का सेट मेरे हाथों पे रख दी, लेकिन मैंने उस सोने के सेट को देखे बिना ही पूरे जोर के साथ कमरे में फेंक दिया। मेरी माँ मुझे मारने के लिए हाथ उठा ली, लेकिन फिर वह रुक गई और फिर कहने लगी, जब कुर्बानी ही देनी थी फिर उसको निभाना भी सीखो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तो ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करना। 2-4 दिन मुश्किलें लगेंगे, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तो अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गई थी कि आखिर मेरी माँ इतनी चालू कैसे हो सकती है। फिर वह कमरे से चली गई और मैं बैठकर रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन किसी को मेरी इस चीख की कोई परवाह नहीं थी। औरतों लोग कहने लगे, अभी तो यह चीख रात भर चलेगी। मैं उन लोगों की बातों को सुनकर हैरान थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं दुल्हन क्यों बनी बैठी हूँ। मैं उसके लिए क्यों दुल्हन बनकर बैठी हूँ। मुझे तो कपड़े बदलने चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं कपड़े बदलने के लिए जाने लगी, मोहन कमरे में आ चुका था। उसे देखता ही मेरा खून खौलने लगा। मैंने उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? जरा तो शर्म करो। तुम यह कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुम यह मत समझना कि तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर सकते हो। तुम इस कमरे में आए ही क्यों? जाकर कहीं डूब कर मर जाते तो अच्छा होता। उसने कहा कि मेरी बात तो सुनो। क्यों पागल हो रही हो? मैं चिल्लाने लगी और कहा कि हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं वाकई पागल हो गई हूँ। अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। फिर भाड़ में जाए यह गांव और यहाँ के आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। अब तो मुझे उस पर और भी गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों मेरे पास सुनकर हंस रहा था। फिर उसने मुझे कहा, तुमने गांव वालों को बचा लिया और अब वह भी सब मामला खत्म हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसके मुंह से यह बात सुनते ही मैं हैरान हो गई। मैंने उससे कहा, तुम मुझे कैसे बचाओगे? उसने कहा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम 2-4 दिन इसी घर में रहेंगे और सबको यह दिखाएंगे हमने एक दूसरे को कबूल कर लिया है। उसके बाद हनीमून पर जाने का बहाना करके हम शहर से चले जाएंगे। वहां पर विशाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसको इन सब के बारे में पता है कि हमारी इस तरह से शादी हुई है। मैंने सारा प्लान बना लिया है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे शादी करता? मैंने तुम्हें दिल से बहन माना है। मुझे पता है कि हम दोनों चचेरे भाई बहन हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे गोद लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बेटी की तरह पाला है। तुम मेरी बहन हो। तुमने मुझे राखी बांधी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेशरम हूँ? यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई और रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही दबाव था और लोग तुमसे कुछ भी करवा सकते थे, इसलिए मैं उन लोगों में मिल गया। लेकिन मुझे पता है यह सब अंधविश्वास है। इससे किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस हमें कुछ दिन ड्रामा करना होगा। उसके बाद तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तुम्हारी शादी विशाल से करवा दूंगा। फिर यहाँ पे आकर सबको कह दूंगा तुम इस दुनिया में नहीं रही। मैं तुम्हारा वहीं पर दाह संस्कार कर दिया है। हाँ, यह थोड़ा अजीब है, लेकिन यह सब करना पड़ेगा ताकि हम दोनों इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। मोहन मेरे चाचा का बेटा था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। तब मेरी माँ ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला था और मुझे यह बात कुछ दिन पहले ही पता चली थी। मैंने उसे हमेशा भाई से बढ़कर माना था। इसलिए तो जब मेरी उसके साथ शादी करवाने की बात हुई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे सही समय पर इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए है। मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अभी मुझे उसके साथ ड्रामा करना था और फिर हम लोगों ने बड़ी चालाकी से सब कुछ किया। सब लोगों को यह दिखा दिया कि हम आपस में बहुत खुश हैं और हम दोनों हनीमून के लिए जाना चाहते हैं। गांव वाले ने हम लोगों का बहुत ही मजाक उड़ाया और कहा कि हाँ,
तुम लोगों को तो हनीमून पर जरूर ही जाना चाहिए, वहां पर जाओगे तब और ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा। फिर हम लोग वहां से निकल गए थे और पहले से ही बताए हुए जगह पर विशाल मुझे मिल गए। मैं विशाल को देखकर बहुत खुश हुई और फिर हम दोनों की मंदिर में शादी हो गई। मोहन गांव वापस आ गया और यहाँ पर आकर सभी को कह दिया कि मैं हादसे का शिकार हो गई। मेरी माँ को तो यह सुनकर बहुत ही जोरों का झटका लगा था। मेरी माँ को यह सुनना जरूरी था क्योंकि वह इस गांव की थी और पूरी तरह से अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी। मोहन ने कह दिया था कि मैं इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया। पूरे 1 साल के बाद मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन को लेकर शहर आया। मेरी माँ मुझे पूरे 1 साल के बाद देखा तो माँ हैरान रह गई थी। मुझे लगा था वह बहुत ही गुस्सा होगी, लेकिन वह गुस्सा नहीं थी। अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि यह सब अंधविश्वास था। अब मैं शहर में अपने पति के साथ बहुत ही खुशी के साथ रह रही हूँ और फिर मेरे माँ भाई सभी लोग शहर में आकर रहने लगे थे। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम शायद उस समय सही कह रही थी, यह सब अंधविश्वास है। काश मैं तुम्हारी बात समझ पाती। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही खुश हूँ। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने उसे यहाँ पर स्कूल में डलवा दिया है, वह अब अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। मेरी माँ भी उसी गली में रहती है जहाँ पर मैं रहती हूँ। मोहन ने वहां पे घर बना लिया है, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। हम लोगों में आना जाना भी रहता है और दिल में खुशी भी रहती है। यह कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अब मैं उस माहौल से निकल चुकी हूँ, लेकिन बताना चाहती हूँ कि अभी भी इस समाज में क्या कुछ हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि देश बहुत ही तरक्की कर रहा है और सभी कुछ ठीक है, लेकिन असल में जिसके मन में अंधविश्वास रहता है वहाँ कभी भी तरक्की नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।